नमस्कार। गेहूं की फसल के लिए 18 दिन से लेकर 21 दिन का जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यदि आपने भी गेहूं लगाया है तो आपके मन में 3 सबसे बड़े सवाल होंगे कि भैया पानी किस समय पर चलाएं, खाद कौन सी कब डालें, दूसरा खाद को पानी के पहले दें या फिर सिंचाई के बाद दें, और खाद कौन कौन सी आपको डालनी है, कब डालनी है। ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो पर आपको मिलेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में विशेष बात होगी, मैं आपको एक स्प्रे बताऊंगा जिसको यदि आप करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो फसल है सबसे ज़्यादा उत्पादन देगी। प्रति एकड़ के साथ अगर हम देखें तो 25 से लेकर 30 कुंटल प्रति एकड़ तक आपको उत्पादन मिल सकता है। इसे वीडियो के अंत तक आप जरूर देखें। कुछ सावधानियां हैं जो कि यदि आप अपनाते हैं तो ही ठीक है, अन्यथा आप जो खाद डाल रहे हैं वो खाद जो है असर भी नहीं देगी, उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गेहूं की खेती पर हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, गेहूं की सिंचाई आपको 18 दिनों से लेकर 21 दिनों के बीच में कर देनी चाहिए। कारण ये है कि इस समय पर क्या होता है कि जब हम बीज को बोते हैं उस समय बीज से एक जड़ निकलती है जो कि हमारी मेन रूट कहलाती है। इसके बाद जो है CRI स्टेज आती है। CRI स्टेज वो होती है जहां पर पौधा जो है जड़ों की संख्या को बढ़ाता है, ठीक है, और कल्लों की संख्या को भी बढ़ाता है। इस समय पर कल्ले यानी कि जो फुटाव होता है हमारे गेहूं पर उसे हम कल्ला बोलते हैं। इसी समय पर गेहूं के कल्ले सबसे ज़्यादा निकलते हैं। यदि इस समय पर आपने लापरवाही की तो कल्लों की संख्या कम होगी, एक से ज़्यादा कल्ले निकलते हैं। और यदि आपकी फसल पर कल्ले ज़्यादा हैं तो उस पर बालियाँ ज़्यादा आएगी, और बालियाँ ज़्यादा होगी तो आपको उत्पादन भी सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। इसलिए आपको इस समय पर सिंचाई कर देनी है 18 दिनों से लेकर 21 दिनों के बीच में। इसी समय पर CRI स्टेज होती है हमारी। आप देखेंगे जो गेहूं की फसल है, मैं आपको बताता हूं, गेहूं की जो फसल है यहाँ पर जो है जो फर्स्ट रूट है ये है, और इसके बाद जो है जड़ें इस पर और गुच्छों के आकार पर निकलेगी। तो ये जो स्टेज है, ये हमारी जो फसल है वो लगभग अभी 12 से लेकर 15 दिनों की फसल ये हुई है। हम इस पर जो है 5 दिनों के बाद इसमें सिंचाई हम पहले करेंगे और उस पर हम खाद भी डालेंगे। अब बात आती है कि खाद आपको कौन सी चलानी है, और उसके पहले हमें ये समझना होगा कि खाद हमें पानी के पहले देना है या फिर पानी के बाद देना है, यानी कि सिंचाई के बाद देना है। देखिए उसके लिए अगर हम देखें तो हमें अपनी मिट्टी को देखना होगा, पहली बात। दूसरी बात, हम कौन सी खाद डाल रहे हैं हमें ये भी देखना होता है। मिट्टी से हमारा मतलब ये है कि यदि आपकी रेतीली मिट्टी है, सैंडी मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, जहाँ पर जो भी हम खाद डालते हैं या सिंचाई करते हैं तो उसकी लिंचिंग ज़्यादा होती है, यानी कि हमने जैसे ही पानी दिया उस पर तो पानी जो है जल्दी से नीचे तरफ बह जाता हो, चला जाता हो अंदर। तो ऐसी मिट्टी पर हमें खाद जो है पहले नहीं देनी है, ठीक है। दूसरा, यदि आपकी मिट्टी काली है, आपकी मिट्टी ऐसी है जो कि आप खाद देते हैं या पानी देते हैं तो वो आसानी से नीचे या जल्दी नीचे नहीं जाता है, तो आपको खाद जो है पहले दे सकते हैं आप। उसके लिए भी एक तोड़ है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया, आपके मन में संशय है कि भैया हमें खाद पहले देनी है या बाद में देनी, तो आपको सीधी सी बात यह है कि मान लीजिए आप स्प्रिंकलर सेट से अगर आप सिंचाई कर रहे हैं, अगर फ्लैट विधि से कर रहे हैं तो आपको तो पहले खाद आपको चलानी पड़ेगी या फिर बाद में देनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप स्प्रिंकलर सेट से पानी को दे रहे हैं या फिर रेनगन से पानी दे रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तो फिर आप जो है क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको 4 घंटे पानी देना है, 5 घंटे पानी देना है, तो आप क्या करें कि 4.5 घंटा पानी चलाएं। इसके बाद आप खाद छिड़क दें, और खाद छिड़कने के बाद फिर आप जो है उस पर आधा से लेकर 1 घंटा तक फिर से सिंचाई कर दें। तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो पूरा का पूरा आपका दूर हो जाता है, ठीक है। ये आपकी जो है समझाइश है कि भैया इसको आप देखें पहले कि मिट्टी आपकी कौन सी है। दूसरा है, इस पर ये चीज़ होती है कि हम खाद कौन सी दे रहे हैं। खाद कौन सी देने से हमारा मतलब ये है कि कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि पहले बेसल डोज को नहीं दे पाते हैं। मान लीजिए आप DAP देना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सिंचाई आप बाद में करेंगे, पहले आपको खाद देना पड़ेगा। या सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं, TSP दे रहे हैं आप, तो फिर आपको सिंचाई बाद में करनी होगी, पहले आपको खाद देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप सिर्फ यूरिया दे रहे हैं तो आप सिंचाई के बाद भी दे सकते हैं। आप सिर्फ जिंक दे रहे हैं यूरिया के साथ में तो फिर आप सिंचाई के बाद भी खाद को दे सकते हैं। ये एक प्रमुख पॉइंट है कि इसी आधार पर हम ये चयन कर सकते हैं कि भैया हमें खाद पहले देनी है या फिर हमें खाद बाद में देनी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भैया हम खाद इस समय पर कौन सी दें, क्योंकि ये जो स्टेज है यहाँ पर सिंचाई भी हमें आवश्यक है और साथ में पहली जो खाद हम देते हैं
वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारी फसल के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही जो खाद है वो डिसाइड करेगी कि आपका उत्पादन कितना आने वाला है। क्योंकि कल्ले की संख्या यहीं से बढ़ती है और कल्लों की जो संख्या है वो आपकी नाइट्रोजन बढ़ाता है, दूसरा फास्फोरस बढ़ाता है और पीलापन गेहूं का दूर करता है भैया जिंक। दूसरा माइक्रोराइजर रूट्स को बढ़ाता है, ह्यूमिक एसिड भी रूट्स को बढ़ाता है। तो ये 4-5 खादें हैं, इससे हम अभी समझेंगे कि हमें कौन सी खाद आपको कब देनी है और किस अवस्था पर देनी है, किस हिसाब से देनी है आपको। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भैया अगर हमने बेसल खाद इसमें डीएपी दे दी है, टीएसपी दे दी है, एसएसपी दे दी है, तो फिर हमें बाद में देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो खादें होती हैं अधिकतर मिट्टी इन पर ऊपर चढ़ती है, इसके बाद ही काम ये करती हैं। ये यूरिया के जैसे नहीं कि ऊपर आपने छिड़क दिया और आपका काम हो गया। तो अगर आपने बेसल खाद दे दी है तो सिर्फ आपको यूरिया देने की आवश्यकता है और फिर आपको जिंक सल्फेट देने की आवश्यकता है। लेकिन आपने मान लीजिए बेसल खाद किसी कारणवश आपने नहीं दे पाया है, तो इस समय पर आप जो है डीएपी दे सकते हैं। डीएपी आप 40 किलो से लेकर 50 किलो तक प्रति एकड़ के साथ दे सकते हैं। उसके साथ में आप लेंगे यूरिया। यूरिया की जो मात्रा है फिर आप घटा देंगे, 25 केजी हम लेंगे, ठीक है। इसके साथ में हम जो है फिर जिंक लेंगे, लेकिन जिंक कौन सा लेंगे भैया? चिलेटेड लेंगे, क्योंकि फास्फोरस के साथ में आपका जिंक सल्फेट नहीं चलेगा। इसलिए हम यदि डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हमें जिंक सल्फेट नहीं बल्कि जिंक जो है चिलेटेड वाली हमको लेना पड़ेगा। जिंक चिलेटेड हमें देखें तो ये जैसे कि ये हमारे पास ये एफएमसी कंपनी का जिंक है, ये चिलेटेड जिंक है, इसको आप ले सकते हैं। अगर ये अभी नहीं भी दे पा रहे हैं आप, तो स्प्रे के माध्यम से भी इसे आप दे सकते हैं चिलेटेड वाले जिंक को। तो ये आपने समझ लिया। इसके साथ में आवश्यकता पड़ती है भैया माइक्रोराइजा की। माइक्रोराइजा भी हमारे पास है, ये है हमारे पास नेचर डीप के नाम से सुमोटोमो कंपनी का आता है। तो आप किसी भी कंपनी का जिंक भी ले सकते हैं और किसी भी कंपनी का माइक्रोराइजा भी ले सकते हैं। माइक्रोराइजा के साथ भी एक बंदिश है, यदि आप जिंक सल्फेट ले रहे हैं, सल्फर होने के कारण यह एक प्रकार का फंगीसाइड का भी काम करता है। और माइक्रोराइजा जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक जीवित फंगस है। यदि आप माइक्रोराइजा ले रहे हैं या यदि आप चिलेटेड जिंक नहीं ले रहे हैं, आप सल्फेट ले रहे हैं, तो फिर आपको माइक्रोराइजा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप चिलेटेड ले रहे हैं तो फिर आप जो है माइक्रोराइजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में फिर आपको लगेगा भैया ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड की जो मात्रा है आप 500 ग्राम से लेकर प्रति एकड़ 1 केजी तक आप डाल सकते हैं। जिंक की अगर हम बात करें, अगर जिंक सल्फेट ले रहे हैं तो आपको जिंक सल्फेट 8 किलो से लेकर 10 किलो तक प्रति एकड़ सबसे आपको डाल देनी चाहिए। अगर आप चिलेटेड ले रहे हैं तो भैया आधा केजी से लेकर 1 केजी तक आप डाल सकते हैं, या आप स्प्रे कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि 20 लीटर टंकी पर आप 40 ml जो है स्प्रे कर सकते हैं। तो ये आपकी पहली खाद हो जाती है। यदि आप सिर्फ यूरिया ले रहे हैं, आपने डीएपी पहले ले चुका है, बेसल खाद आपने पहले ले चुका है, तो आप यूरिया ले लें। यूरिया के साथ में आप जिंक सल्फेट ले सकते हैं, लगभग आप 8 किलो से लेकर 10 किलो तक। लेकिन उसके साथ में माइक्रोराइजा आपका नहीं डलेगा, ह्यूमिक एसिड डल जाएगा। यूरिया की मात्रा 45 किलो, पूरा 1 कट्टा होता आपका। दूसरा ह्यूमिक एसिड की मात्रा 500 ग्राम से लेकर 1 केजी तक आप डाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जिंक सल्फेट की मात्रा की, तो वो भी आप जो है 5 केजी से लेकर 10 केजी तक आप डाल सकते हैं। लेकिन यदि आप चिलेटेड ले रहे हैं तो चिलेटेड आप 500 ग्राम तक आप डाल सकते हैं, या फिर स्प्रे के रूप पर भी आप चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस समय पर जिंक का इस्तेमाल आपको कर लेना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि पीलापन आपकी फसल पर आता है और ये बहुत ही प्रभावित करता है। अच्छा, एक बात और ये भी है कि यदि आपकी मिट्टी ऐसी है या फिर ऐसी जगह है जहाँ पर पीलापन आता है, सिंचाई जो है पानी यानी कि रुक जाता है, तो ऐसी जगहों पर अगर आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि सल्फर होता है, तो फिर आप देखेंगे आपका जो पीलापन है फसल का वो दूर हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये डिसाइड कर सकते हैं भैया कि आपको कौन सी खाद किसके साथ में चलानी है, किसके साथ में नहीं चलानी है। मेन पॉइंट ये है कि माइक्रोराइजा आप दे रहे हैं तो जिंक सल्फेट आपको नहीं लेना है। यदि आप फास्फेट वाली खाद चला रहे हैं तो भी आपको जिंक सल्फेट नहीं लेना है, फिर उसके साथ चिलेटेड आप ले सकते हैं। ह्यूमिक एसिड किसी के भी साथ में चल जाता है, कोई इस प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आती है। तो ये हमने आपको खाद को बताया है कि भैया आपको कौन सी खाद कब चलानी है और कितनी मात्रा पर चलानी है। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले आपने बेसल खाद दी है या फिर नहीं दी है। उसी आधार पर आप जो है खाद का चयन कर सकते हैं। तो ये बात आपकी पक्की हो जाती है कि आपको 18 दिनों से लेकर अधिकतम 25 दिनों के बीच में आपको पहली सिंचाई भी कर देनी है और पहली खाद भी आपको चला देनी है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो की विशेष बात की। विशेष बात दोस्तों ये है कि एक स्प्रे अगर आप 21 दिन में आप खाद डाल देते हैं, इसके 5 से 6 दिनों के बाद जब आपकी सिंचाई कंप्लीट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है आपका,
उस समय पर आपको क्या करना होता है, आपको जो खरपतवारनाशी है वो डालने होते हैं। खरपतवारनाशी जब भी हम डालते हैं भैया, तो उसके बाद पीलापन आता है हमारी फसल पर, और पीलापन जब आता है तो हमारी जो फसल है वो ग्रोथ उसकी रुक जाती है। तो उससे फिर से रोलिंग पर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक स्प्रे लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको 19-19 की मात्रा लेनी होगी। 19-19 की जो मात्रा है 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आपको लेनी है। उसके साथ में यदि आपने पहले जिंक को नहीं दे पाया है तो आप जिंक को भी उसके साथ में ले सकते हैं, लेकिन चिलेटेड आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। दूसरा, आप इसके साथ में अगर ह्यूमिक एसिड पहले आपने नहीं दे पाया है तो आप ह्यूमिक एसिड और साथ में फॉल्विक एसिड का जो कॉम्बिनेशन आता है उसे भी आप स्प्रे के माध्यम से ले सकते हैं। तो आपकी जो रुकी हुई ग्रोथ है, जो पीलापन है, वो पूरा का पूरा दूर हो जाता है। आपकी जो फसल है पहले की तरह हरियाली भरी हो जाती है। तो आज का वीडियो को कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और गेहूं के संबंध में और आपको जानकारी चाहिए हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उन सवालों के जवाब को देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।